हूँ, मेरी 4 पीढ़ियाँ आर्मी में रही हैं, तो कहीं न कहीं हमारा मन भी आर्मी में हमारे बच्चों को भेजने का, मेरा भी खुद का भी ऐसे उनसे अच्छा काम करने वाला कहाँ मिलेगा जब वो इतना ट्रेंड होके आएँगे, उस जगह पे काम करके, आर्मी से काम करके आएँगे। 40 सालों का अगर हम आंकड़ा उठाते हैं तो सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी की दर आज हमारा देश पूरा झेल रहा है, ना सिर्फ हरियाणा। तो इस पर आप क्या कहेंगे? युवा हरियाणा में पिछले 8 सालों में महिला अपराध में 65% की बढ़ोतरी हुई है और कुलदीप बिश्नोई जी के आने के बाद से आपकी जगह पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ रहा है या उनके जगह पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 हरियाणा। मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ी हैं जिनका कह सकते हैं विवादों से चोली दामन का साथ है। टिकटॉक से लेकर बिग बॉस तक और उसके बाद से अभिनेत्री से लेकर अभी आज के समय में वो नेत्री के रूप में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। बीजेपी की शानदार लीडर हैं और साथ ही साथ अपने आप को एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में भी स्थापित कर चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सोनाली फोगाट जी। धन्यवाद स्नेहा आपका। अग्निपथ अभी स्कीम आई है केंद्र सरकार की और इस स्कीम को लेकर तमाम बीजेपी नेता मुझे लग रहा है कटते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आपने फिर भी हमसे बात करने की कोशिश की और हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप इस स्कीम को लेकर क्या सोचती हैं? देखिए, सरकार की कोई भी स्कीम आती है तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के योजना जो भी है लेके आई जाती है और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं देश के हित में ही है। कई बार हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। देखिए, हम जैसे आपने बोला समझ नहीं पाते, तमाम नेताओं का भी ये बयान है कि समझ नहीं पाते। वही युवाओं को समझाने की कोशिश आपके ज़रिए मैं करना चाहती हूँ कि आप किस तरीके से युवाओं को फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं? देखिए, मैं भी आर्मी बैकग्राउंड से रही हूँ, मेरी 4 पीढ़ियाँ आर्मी में रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा मन भी आर्मी में हमारे बच्चों को भेजने का, मेरा भी खुद का भी ऐसे होता है कि मुझे भी खास मौका मिले तो मैं भी चली जाऊँ, लेकिन अभी हमारी सिचुएशन तो ऐसी है नहीं। तो अग्निवीर का जो है उसमें एक तो हम लोग जैसे 17 साल से 23 साल तक के लिए बताया गया है, तो 17 साल का जब बच्चा होता है, 12वीं क्लास पास करता है, तो उसके बाद से हम ग्रेजुएशन और उसकी पढ़ाई पूरी करने के लिए बच्चे को बाहर पढ़ाई के लिए भेजते हैं। हॉस्टल में भी होता है या कई बार माँ बाप की नज़रों से बच्चा दूर होता है, तो वो कई गलत रास्तों पे भी चला जाता है बच्चा। कई बार कामयाब होता है, कई बार नहीं भी होता है। लेकिन अगर हम भारतीय सेना में अगर बच्चे का चयन हो जाता है तो वहाँ पे एक तो डिसिप्लिन सीखेगा, एक राष्ट्रभक्ति जो है उसके अंदर से मतलब उसके अंदर भरी जाएगी और वो अपने आप से ही आ जाता है जब आर्मी का जवान जब तैयार होता है तो। और 2 चीज़ें तो मैं ये बहुत बड़ी मानती हूँ, क्योंकि आज अब जो युवाओं से मैं जब बात करती हूँ, ग्राउंड पे जब जाती हूँ, तो वो कहते हैं कि राष्ट्र जो प्रेम है वो हमारे अंदर भरा नहीं जाता है, वो तो हमारे अंदर हम लेकर पैदा होते हैं, तभी हम धूप में तपते हैं, सुबह 4 बजे तैयारी करने के लिए जाते हैं, फिर शाम को 4 बजे तैयारी करने के लिए जाते हैं। तो राष्ट्रहित तो हमारे अंदर ही है, राष्ट्र प्रेम तो हमारे अंदर है, उसे घुसाने की क्या कोशिश की जा रही है? और सोचिए, जो बंदा इतने साल मेहनत करके सेना में जाएगा, उसे 4 साल की सेवा देने के बाद फिर रिटायर किया जा रहा है। नो पेंशन, नो कैंटीन कार्ड, नो मेडिकल फैसिलिटी। तो इससे क्या युवाओं में संदेश जा रहा है? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि उसके बाद से रास्ते बंद हो गए आपके, राष्ट्रभक्ति की भावना आपके अंदर दबा दी जाएगी, ऐसा तो नहीं है ना। बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रभक्ति की भावना तो अंदर से आती है और बिल्कुल हर व्यक्ति की अपने देश के प्रति समर्पण और त्याग होना भी चाहिए। और युवाओं के अंदर ऐसा, भारत के जो जितने युवा हैं मैं देखती हूँ अक्सर कि लोगों में बड़ा जुनून रहता है अपने देश के प्रति, तो वो होना भी चाहिए। और आप जैसे कह रहे हैं कि अगर उनको ये सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा बाद में, मेरा तो मानना है कि रास्ते और नए खुलेंगे। जिस तरह से हम यहाँ पे देखते हैं, हरियाणा की मैं जहाँ बात करूँ, डीसी रेट के लिए हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं +2 के बाद कि साथ साथ पढ़ाई कर लेंगे, कोई नौकरी लगवा दीजिए। तो ये चीज़ें हमारे हाथ में होती नहीं, उनको निराश लौटना पड़ता है। लेकिन ये जो अग्निवीर का जो आया है उसमें मेरा मानना है कि जो बच्चा जिसके अंदर राष्ट्रभक्ति है, डिसिप्लिन से रहता है, वो अगर उसमें चला जाए, 4 साल अगर नौकरी करता है, भारतीय सेना में उसका चयन होता है,
तो वो अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सकता है, अपनी ज़रूरतें भी पूरी कर सकता है, अपने माँ बाप का नाम भी रोशन कर सकता है और फिर दूसरा कोई काम कर सकता है, दूसरी सरकारी नौकरी का आगे आके चयन कर सकता है। और कोई भी राज्य सरकार होगी उसको नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी, पुलिस फोर्स में उसको प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये बहुत बड़ी बात है, मेरा तो ये मैं प्लस पॉइंट देख रही हूँ। बाकी अगर लोगों को लगता है कि इसमें कोई बुराई है तो उसमें देखिए, मैं अपनी राय सब में मैं थोप नहीं रही हूँ। मैं सिर्फ, मेरा मानना ये है कि जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको सही रास्ते के लिए अगर ये रास्ता मिल गया है तो इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है। बीजेपी नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने कहा है कि अगर मुझे बीजेपी कार्यालय में सिक्योरिटी फोर्सेस रखनी होगी तो मैं अग्निवीरों को वरीयता दूंगा। तो क्या इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाएगी? उसके बाद एक और नेता हैं, अगर आप जानते हो, किशन रेड्डी, उनका बयान आता है कि उन्हें इस तरीके से ट्रेन किया जाएगा ताकि वो इलेक्ट्रीशियन, वो ड्राइवर, वो इन सब फील्ड में भी आगे बढ़ सके। देखिए, फील्ड कोई भी हो बुरा नहीं होता। मैं तो कहूँगी कि जब अग्निवीर अपना कार्यकाल पूरा करके आएंगे तो वो आईएएस अधिकारी भी के रूप में भी आए, वो बड़े स्तर पे भी जाए, वो हर डिपार्टमेंट में जाए और उनसे अच्छा काम करने वाला कहाँ मिलेगा जब वो इतना ट्रेंड होके आएंगे, उस जगह पे काम करके, आर्मी से काम करके आएंगे। तो हर फील्ड में उनके लिए जगह है, कोई भी रास्ता उनके लिए बंद नहीं है। अगर बीजेपी नेताओं का अगर इस तरीके का टिप्पणी आ रहा है तो इसे आप किस रूप से देखती हैं? कई बार हो जाता है, कई बार कोई कहना कुछ चाहता है, बोल कुछ देता है, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये तो सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि उनके लिए हर फील्ड के रास्ते खुलेंगे और बड़े स्तर पे खुलेंगे। जो जितना टैलेंटेड होगा उसके अकॉर्डिंग उसको काम भी मिलेगा, वो किसी भी तरह की नौकरी पा सकता है। ठीक है, आपको पता है हरियाणा में एम्प्लॉयमेंट रेट किस कदर घट रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट? देखिए, जितना भी इस सरकार का प्रयास है, मैं देखती हूँ काबिले तारीफ़ है और हमेशा से ही मुख्यमंत्री जी ने इसमें पहल की है। बाकी लोगों की बजाय पारदर्शिता के साथ नौकरी लाना, चाहे अगर थोड़ा बहुत उसमें देरी भी होती है, लेकिन जो पहले का जो भ्रष्टाचार है उसको ख़त्म करने के लिए ईमानदारी का जो प्रयास किया जा रहा है वो अच्छी बात है, अच्छी पहल है। आपने बोला कि तमाम सरकारी नौकरियों में उन्हें वरीयता दी जाएगी। सवाल ये है कि आर्मी की नौकरी 2019 के बाद से भर्तियां नहीं हो पाई हैं। किसी का मेडिकल क्लियर हो चुका है, फिजिकल क्लियर हो चुका है, वो आज भी इसी इंतज़ार में है कि कब उसकी ज्वाइनिंग होगी, और रेगुलर जो ज्वाइनिंग है वो बंद कर दी गई है। ये सबसे बड़ा तगमा है लोगों के लिए। लोग कह रहे हैं कि मैं ऐसी नौकरी नहीं करना चाहता हूँ जिसमें 4 साल सेवा देने के बाद मुझे रिटायर कर दिया जाए। रेगुलर भर्तियां बंद कर दी गई हैं, सेना की बात कर रही हूँ। इसके बाद अगर रेलवे क्योंकि सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि इसमें नौकरी दी जाती है, रेलवे जो सेक्टर है, इसमें भी जो ग्रुप सी और डी है उसकी 72,000 नौकरियों को खत्म कर दिया गया है। 9,000 और प्रस्तावित हैं। तो आखिर किस सेक्टर में आप वरीयता देने की कोशिश करेंगे? देखिए, मैं खुद भी आर्मी बैकग्राउंड से आती हूँ और जब ये चीज़ें हुई, कोरोना की वजह से ये चीज़ 2 साल के लिए बंद हो गया था। वापस से हमारी भी उम्मीद थी कि वापस से भी खुलेगा, रास्ते खुलेंगे। तो मैं इस फेवर में कभी भी नहीं हूँ कि बंद हो जाए, और अगर ऐसा मुझे लगता नहीं होने वाला है। अभी क्लियर कर दिया गया कि रेगुलर भर्तियां अभी नहीं होंगी। अभी नहीं होंगी तो मतलब कुछ आने वाले समय में हो जाएंगी। तो मेरा ये मानना है कि जल्द से जल्द भर्तियां खुलनी चाहिए। मैं तो खुद इसी पक्ष में हूँ। ठीक है, एक बहुत बड़ा फैक्टर दिया जा रहा है कि पेंशन जो है, पेंशन का पैसा जो है, उसे बचा के हम और भी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाएगा, और इसीलिए अग्निपथ जो स्कीम आई है वो इसीलिए आई है। लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर इतना ही बजट की कटौती करनी है तो लोगों को लगता है कि एमपी एमएलए की जो पेंशन जाती है उसमें भी कटौती होनी चाहिए। जो तमाम सेक्टर्स आईएएस पीसीएस हैं, इनके पेंशन में कटौती होनी चाहिए, क्योंकि जो सेवा कर रहा है, जो देश सेवा कर रहा है, उसके पेंशन में कटौती नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये तो जिन लोगों का फैसला है वो लोग ही बेहतर बता सकते हैं इस बारे में, क्योंकि इतने बड़े स्तर के फैसले के बारे में हम लोग, हमारी राय उसमें कोई काम करेगी नहीं। हम उसके फेवर में हो ना हो तो कोई मायने रखता नहीं है। ठीक है, अभी एक चर्चा और ज़्यादा है जिसमें आपका भी बयान काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। आप कह रही हैं कि आप काफ़ी दबंग नेत्री हैं, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई जी की भाजपा में ज्वाइनिंग की अटकलें शुरू हो चुकी हैं। तो आपको क्या लगता है कि, क्योंकि आपने भी एक विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, हालांकि हार हासिल हुई थी, लेकिन आगे आगामी जो विधानसभा चुनाव है, क्या आपकी और कुलदीप बिश्नोई जी की टक्कर हो सकती है? देखिए, उनका
कई बार आ चुका है। उनका शायद मन नहीं बन पा रहा है कि वो रहें, कांग्रेस में रहें या भाजपा में आए, तो उनका क्लियर नहीं है अभी तक, लेकिन चर्चाएं हैं अभी। और उनका जैसे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरशिप से मिलना जुलना जो भी रहा है, तो उससे थोड़ा बहुत लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद उनका आना है। तो हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है वो आए ना आए, क्योंकि हम लोग तो पुराने कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी में सालों से काम कर रहे हैं, 15-16 साल हो गए मुझे। ये बात अलग है कि न्यूज़ चैनल्स ने मेरे बारे में ये दिखाया कि टिकटॉक स्टार रही तो टिकट मिला, लेकिन ये मैं हर बार यही कहती हूँ कि मैं 15 साल से भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हूँ, और जितनी मेहनत मैं आज कर रही हूँ, ये सालों से मेरी मेहनत जो है मेरी पार्टी संगठन ने देख के मुझे टिकट दिया था, लेकिन उसको दिखाया अलग तरीके से गया, ये अलग बात है। तो कुलदीप जी का जो भी मन बनता है उसका वो जाने, वो क्या फैसला लेते हैं। आपके सीट पे कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, हमारे काम करने से उन पे प्रभाव पड़ा है, मेरे काम करने से उन पे प्रभाव पड़ा है। उनके आने न जाने से मुझ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, क्योंकि जो लोग मेहनत करते हैं, मेहनत करना जानते हैं, लोगों को समर्पित हैं जो लोग, उनको कोई किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो आप कार्यकर्ताओं को समझा रही हैं, तो क्या आपके कार्यकर्ताओं में ये चीज़ फैली थी या ये गलतफहमी थी कि कुलदीप बिश्नोई जी के आने के बाद से आपकी जगह पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ रहा है, या उनके जगह पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये कार्यकर्ताओं को निराशा ज़रूर थी कि वो आएंगे तो हमारा क्या होगा, क्योंकि उनका रहा है कि भाई जो कुलदीप जी के साथ जो लोग जुड़े हैं, कांग्रेस से जुड़े हैं, कुछ लोग तो साथ में आएंगे तो वो लोग भाई हमारी जगह को कब्जा लेंगे, हमारे लोगों को तवज्जो नहीं मिलेगी, वो लोगों का ऐसा सोचना था। तो उसको देख के हमने एक मीटिंग रखी थी 4-5 दिन पहले, तो उसमें हमने लोगों को समझाया, अभी हमारे हमसे जुड़े सभी जो पार्टी से जुड़े लोग, जितने हमारे कार्यकर्ता साथी थे, सबको हमने समझाया और बताया कि हमें हमारी जगह हमसे कोई नहीं छीन सकता, और जिन लोगों ने मेहनत की है उनका स्थान वही रहेगा। ठीक है, हरियाणा के विकास पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहती हूँ, क्योंकि आपको भी पता है भाजपा की सरकार है, खट्टर साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपने भी बताया कि एम्प्लॉयमेंट के लिए भी वो काफ़ी काम कर रहे हैं, लेकिन युवा कह रहे हैं उन तक एम्प्लॉयमेंट पहुँच नहीं पा रही है। जो 40 सालों का अगर हम आंकड़ा उठाते हैं तो सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी की दर आज हमारा देश पूरा झेल रहा है, ना सिर्फ हरियाणा। तो इस पर आप क्या कहेंगे? युवा आज बेरोज़गार है, उनके पास नौकरी नहीं है, और ऐसे में अग्निपथ योजना भी लाई जा रही है। देखिए, अभी जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इस पे काम किया जा रहा है। जल्दी आने वाले समय में कई घोषणाएं होने वाली है, और कई तरह की स्कीमें और नौकरियों के माध्यम से युवाओं को लाभ मिलेगा, और बाकी हम लोग भी मुख्यमंत्री जी से बराबर मिलते हैं। दूसरा कार्यकाल चल रहा है बीजेपी का हरियाणा में, लेकिन बावजूद भी जो रोज़गार है उस पर काम नहीं हुआ है। बिल्कुल, जैसे मेरा मिलना जुलना मुख्यमंत्री जी से होता है, तो आपकी बात जो है बिल्कुल हम मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे, और वाकई में ही युवाओं के लिए काम करने की ज़रूरत है और करनी भी चाहिए। ठीक है, एक और आंकड़ा मेरे पास है जो महिलाओं से रिलेटेड है, और आप महिला हैं और महिला मोर्चा की वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, तो ये मैं आंकड़ा दिखाना चाहूँगी आपको। हरियाणा में पिछले 8 सालों में महिला अपराध में 65% की बढ़ोतरी हुई है, और ये एबीपी का आंकड़ा है। देखिए, महिलाओं के सम्मान में जहाँ पहल भारतीय जनता पार्टी ने की है, बाकी किसी सरकार ने मेरे ख्याल से तो नहीं की, और वो आपके सामने भी है। जिस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत 2014 में केंद्र में सरकार बनते ही मोदी जी ने पानीपत के मैदान से आगाज़ किया था, और बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट आया था। पहले 1000 लड़कों पे 800 के आसपास लड़कियाँ होती थी, आज 1000 लड़कों पे 1000 से कहीं ऊपर लड़कियाँ हैं। तो ये सिर्फ बचाना ही नहीं, उनके खिलाफ उनके जो अपराध हो रहे हैं, उनके खिलाफ अपराध हो रहे हैं, उसे भी तो रोकने का काम है। उसी बात पे आ रही हूँ। देखिए, जो लड़कियां अगर होंगी तभी सारी चीज़ें होंगी ना, जब बच्चे हमारे बचेंगे ही नहीं तो क्या होगा। सबसे बड़ा काम है ये, क्योंकि देखिए ये एक हरियाणा पे एक धब्बा था, पूरी देश दुनिया में ये होता था कि एक जगह है जहाँ पे लड़कियों को गर्भ में मार दिया जाता है, तो वो जो दाग है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हटाया है, और बड़ा सम्मान आज लड़कियों को, महिलाओं को यहाँ मिलता है। और जहाँ मैं मेरी पार्टी की बात करती हूँ कि मैं 15 साल से मैं इस पार्टी से जुड़ी हूँ, और मैं काम कर रही हूँ जहाँ पे मेरे पार्टी संगठन में बड़ा मान सम्मान महिलाओं को दिया जाता है। सरकार की जहाँ हम बात करते हैं तो सरकार बनने के बाद हर डिस्ट्रिक्ट में महिला थाने खोले गए,
तो ये पहले वाली फिर भी ये आंकड़े क्यों, नहीं फिर भी ये आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं? मतलब आप ही देखिए पिछले 8 सालों में ही इसका जिक्र किया गया। आंकड़ों का तो मैं बता नहीं सकती, ये मुझे भी, हम लोग भी पता करेंगे इस बारे में कि आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं। और कोई ऐसे जो पहले भी तो कितने केस होते थे, जब दूसरी सरकारें थी तब कितने केस होते थे। अगर इसमें अगर ये चीज़ें हैं तो बिल्कुल मुख्यमंत्री जी से इस बारे में भी हम बात करेंगे कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए और कड़े कदम उठाए जाने चाहिए और इसके लिए बिल्कुल प्रयास होना चाहिए। अगर हमारे राज्य में इसके पीछे अपनी सरकार को जिम्मेदार मानती हैं या नहीं कि महिलाओं की सुरक्षा में अभी कमी है? देखिए हमारी तरफ से हमें तो कहीं दिखता नहीं कि महिलाओं की सुरक्षा में कमी है। बिल्कुल महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं। महिला थाना हर डिस्ट्रिक्ट में खुलना बहुत बड़ी बात है। और पहले तो हम लोग आए दिन देखते थे महिलाओं पे जो अपराध के जो केसेस इतने सारे होते थे, लेकिन अभी ऐसा हमें नहीं लगता कि है। ये आप कह रही हैं, आप कह रही हैं तो मैं नहीं कह रही हूँ, ये तो आंकड़े बता रहे हैं। मैं तो जब देख रही थी एक बार हरियाणा का आंकड़े वगैरह चेक कर रही थी तो मुझे, और ये मेरी रिपोर्ट भी नहीं है, आप खुद अगर तमाम जो रिपोर्ट्स होती हैं, आंकड़े होते हैं, आप एबीपी, ये तो एबीपी की रिपोर्ट है, और भी तमाम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरीके के आंकड़े निकालते हैं, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। देखिए ये चेक भी करेंगे और इस बारे में बातचीत भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो हमारे साथ सोनाली फोगाट जी जुड़ी हुई थी, जिन्होंने हरियाणा के विकास के साथ ही साथ अग्निपथ स्कीम पर भी हमसे चर्चा की, और क्या कुछ आपकी राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलती हूँ, नमस्कार।